नमस्कार स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत होती है। बहुत सारी बातें बताई कि जैसे गवर्नमेंट कौन चलाएगा, कौन रूल करेगा, चुने हुए लोग करेंगे। फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे जिसकी रखवाली जो हमारे जुडिशरी करेगी, हमारा जज वगैरह करेंगे, कोर्ट करेगा। ये बताया जाएगा कि कौन कितना काम करेगा, डिसीजन कौन लेगा देश के बड़े बड़े। और कई बार जो लास्ट पॉइंट था वो था कि हमें अपने आप से भी बचाता है, अपने अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। कई बार हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमारे लिए भी सही नहीं होता और समाज के लिए भी सही नहीं होता। जैसे इस लड़की का उदाहरण दिया था कि ये टीवी देखना चाहती है जबकि एग्ज़ाम इसके हैं, और लेकिन शबनम है इसका नाम, और जब इसके माता पिता इसको रोकते हैं तो इसे बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही एक एग्ज़ाम में बैठती है और इसे सब कुछ याद आ जाता है तो ये लगता है कि यार मैं तो अपना बुरा देख रही थी, मुझे तो अपना भला बुरा पता ही नहीं है। तो इस तरह से कई बार सिटीजन्स को भी, जो लोगों को भी अपना भला बुरा पता नहीं होता, तो गवर्नमेंट उनको बताती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लॉ हैं वो बताते हैं कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजन दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principle that the country behave in। और कई बार हमें अपने आप से बचाता है। कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे देश के लिए और समाज के लिए बुरे प्रभाव डालते हैं। जैसे अल्कोहल पीना, अफीम। मान लो कोई समाज में व्यक्ति अफीम बेचना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसे कानून रोक रहा है। क्यों? उसे पर्सनली ये नहीं पता कि वो कितना एडवर्स है सोसाइटी के लिए। ये कानून तय करता है कि ये चीज़ बुरी है और ये आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन ए डेमोक्रेटिक might come to strongly feel that party policy has come to acrimonious and we need a strong dictator as set at right। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। कई बार हमारे देश में करप्शन के मामले या दूसरी जो बुराइयां वो इतनी बढ़ जाती है तो हम ये सोचने लगते हैं यार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को छोड़ो, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर आना चाहिए, हिटलर जैसा, जो सारी बुराई को दूर कर सके। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि खुद जो डिक्टेटर होते हैं ना, इस तरह के जो निरंकुश तानाशाही होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है जो किसी की नहीं सुनता, वो अपने आप में ही एक बुराई है। शायद वो बुराई तो ख़त्म कर दे जो फैली हुई है, लेकिन जब वो बुराई फैला के जाएगा उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। फिर swept by this emotion they may not realize that in a long run dictatorial rules goes against all the interest। और इस तरह के इमोशन में बहकर उन्हें पता नहीं होता कि जो डिक्टोरियल रूल होता है, डिक्टोरियल माने निरंकुश, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता, इस तरह के जो तानाशाह वो लंबे समय के बाद एक बुरा प्रभाव सोसाइटी पर डालते हैं, फंडामेंटल राइट्स छीन लेते हैं लोगों के। जैसे हिटलर ने जर्मनी को एक बड़े युद्ध में धकेल दिया गया था। वैसे तो जर्मनी में जो बुराई पैदा हो गई थी उसको दूर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे जूज को उन्होंने बाहर निकाला, मार दिया गया, बच्चों को मारा गया और जर्मनी युद्धों में उलझा रहा, तो उस देश का विनाश हो गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था एक बार, हमारे देश के जो बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था कि देश में इस तरह इतना भ्रष्टाचार, हमारे देश में इतने भेदभाव हैं, थोड़े से दिनों के लिए हमें भी डिक्टेटर रूल अपनाना चाहिए। क्योंकि वो हिटलर के बड़े दोस्त थे भाई, जर्मनी का था हिटलर। 9th में आप जाके पढ़ोगे, आप वैसे उसका नाम सुनते होंगे कि ज़्यादा हिटलर मत बन, या ज़्यादा हिटलर जैसी हिटलर पना चलाता है, इस तरह से। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि कुछ दिनों के लिए जो सब कुछ ठीक करने के लिए हमें एक डिक्टेटर रूल अपनाना चाहिए। लेकिन वो इस बात में भूल गए थे कि हमें नई नई आज़ादी मिली और बहुत सारे देशों ने हमारे साथ आज़ादी मिली थी, वहाँ के लोग डिक्टेटर हो गए और वहाँ डिक्टेटर को फिर बाद में अंग्रेज़ों ने, उसी देश के लोगों ने मुश्किल से हटाया, उनके विरुद्ध फिर आंदोलन किए।
It does not allow for easy overthrow of provision that guaranteed right of citizen and protect their freedom. कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता कि संविधान में परिवर्तन करना आसान नहीं होता। वो लोगों के अधिकारों की गारंटी देता है, उनकी फ्रीडम को बरकरार रखता है। फ्रीडम को अगर वो छीनेगा भी नहीं ना, वो उतनी छीनेगा जिसको संविधान में अधिकार है। मान लो आपको एक अधिकार है कि आप कहीं भी घूमना चाहते हो, ये अधिकार है और संविधान ने आपको दिया कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो भारत में। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हिटलर जैसे अगर डिक्टेटर हो तो वो आपकी आज़ादी को पूरी तरह से छीन सकता है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री में है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही आपकी आज़ादी को छीनेगा कि सिर्फ आप सब जगह मूव कर सकते हो, लेकिन बाउंड्री जो सीमा पर जहाँ वार हो रहा हो वहाँ नहीं जा सकते, या आप ऐसी बिल्डिंग में नहीं जा सकते जहाँ भारत के डाटाज रखे हों जो आप चुरा सकते हो और दुश्मन देश को दे सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह के प्रतिबंध होने चाहिए क्योंकि देश सबसे बड़ा होता है। इससे बढ़कर गवर्नमेंट आपके अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद ये डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है ये आप देख लेना। उसके बाद नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच द अबव पॉइंट्स गेट ट्रांसलेट इनटू सर्टेन आइडियाज एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो ऊपर बहुत सारी बातों में आ भी चुकी है। आपने कहा था ना फंडामेंटल राइट्स हैं, तो एक की फीचर के रूप में हमारे देश में जो पार्ट 3 है भारत के संविधान का पार्ट 3, उसमें हमें क्या मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक कहा था कि सरकार जो है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगी, लोगों का प्रतिनिधित्व वाली सरकार होगी जो इलेक्शन के द्वारा नियुक्त होगी। तो ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट होगा कंट्री। इसके अनुसार सोशलिस्ट का मतलब हमारे देश में ऐसी कोशिशें की जाएगी कि अमीर और गरीब का भेदभाव कम से कम हो। अब वो एक और बात थी कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्म जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं कानून के समक्ष। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन सब हमारे देश में रहते हैं और इक्वली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। इसका क्या मतलब है कि किसी भी धर्म और जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सरकार के रूल्स हैं वो किसी धर्म के आधार पर नहीं बनेंगे कि हिंदू धर्म के आधार पर हमारे रूल बने या मुस्लिम धर्म के आधार पर। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री है जहां अभी भी इस्लाम के धर्म के आधार पर शासन चलाया जाता है, इस्लाम के आधार पर। लेकिन हमारा देश एक सेकुलर देश है जहां कानून संविधान के अनुसार बनाए जाते हैं, देश के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी रिलीजन के आधार पर। और कोई भी गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं होता। हमारी सरकार कोई हिंदू गवर्नमेंट या मुस्लिम गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट है बस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करती है। अगर आप पढ़ोगे बांग्लादेश और उसके लिए पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक का मतलब कि वहाँ इस्लाम धर्म के अनुसार उसके रूल बनाए जाते हैं। हमारा देश कोई हिंदू या मुस्लिम कंट्री नहीं है, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स माने विशेषताएं होती हैं भाई, जैसे आप गोरे हो, काले हो, आपकी ये विशेषताएं, लंबे हो, भावुक हो। तो हमारे संविधान की भी एक विशेषता है। पहली विशेषता है कि वो रिटन है भाई, लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखने में लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन और 395 आर्टिकल है हमारे देश के संविधान में। और एक मोटी सी बुक है, उसमें 22 अध्याय हैं, पार्ट हैं और भी बहुत कुछ है। और एक एक आर्टिकल के कई कई पार्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देख लेना,
मिल जाएगा, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा बड़े हो गए जब। तो थोड़ी सी बातें हैं, आप भी तो आपके लिए बच्चे हो, आप उसकी मेन चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। अब पहली बात तो किसी भी देश का संविधान जब हम बनाते हैं तो वो जो देश की सिचुएशन होती है ना उसके हिसाब से बनती है। फिर आपका समाज क्या कहता है, आपकी सोसाइटी कैसी है, तब बनता है। देखो जब हम आज़ाद हुए तो सिचुएशन क्या थी कि हम एक पुअर कंट्री थे। दूसरी बात, बहुत सारे वर्ग, सेक्शन, धर्मों के लोग, भाषाओं के लोग हमारे देश में रहते थे। मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट, ठीक है, डिफरेंसेस बहुत थे। उसके बाद हम नए नए आज़ाद हुए थे तो हमें नई नई स्वतंत्रता मिली थी। दोबारा लोगों को हम गुलाम नहीं करना चाहते थे तो हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिए। गरीबी और अमीरी का भेदभाव बहुत ज़्यादा था तो हमने ऐसी भी कोशिश की हमारे देश में सोशलिज्म आए। सोशलिज्म का मतलब है कि रिच और पुअर का भेदभाव कम से कम हो। और हमने लंबी गुलामी झेली थी तो हम अपने देश की सरकार कैसी बनाने चाहते थे, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों ने चुनी हो, लोगों ने अपने इलेक्शन के द्वारा चॉइस से उनको चुना हो, ठीक है। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के आरंभ में इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल। भारत का नेशनल मूवमेंट चला, ठीक है। और इस नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ, हमने बहुत सारे ऐसे उद्देश्य, बहुत सारी ऐसे मांगे रखी थी अंग्रेज़ों के सामने कि हमारी ये मांगे पूरी करो, अगर ये पूरी नहीं कर सकते तो आप चले जाओ। और हम जब आज़ाद होंगे तो हमारे देश का संविधान में हम ये बातें लिखेंगे, हम ये सारी चीज़ें करेंगे जब हम फ्री नेशन होंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। उन्होंने एक कल्पना की थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम ये प्लानिंग करते हैं कि भारत ऐसा होगा, भारत में सबको आज़ादी होगी, सबको अधिकार दिए जाएंगे, कल्याण के लिए गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शन होंगे, पार्टियां होंगी, संसद होगी। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड बाय ओबे रूल। ब्रिटिश के टाइम हम गुलाम थे, वहाँ से कानून बनकर आते थे, ब्रिटेन से हम पर थोपे जाते थे, हमारा कोई रोल ही नहीं था कानून बनाने में। तो लेकिन जब हमने आज़ादी प्राप्त की तो हमने कहा कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, भारत के लोगों का अपना संविधान होगा। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटियन रूल्स अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन that free India should be a democratic in which everyone should treat equally and be allowed to participate in the government। और जब हमारा देश आज़ाद होगा तो क्या होगा, हर आदमी इक्वल होगा और इक्वल वो पार्टिसिपेट करेगा गवर्नमेंट बनाने में। मतलब इसका क्या है कि हम सबको वोट का अधिकार देंगे। इसे बोलते हैं, जब सबको वोट का अधिकार प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लिख लेना इसको। और हमारे देश में एक ही कंडीशन है कि आप 18 वर्ष के हों तो आपको वोट का अधिकार दिया जाएगा। जब सबको वोट का अधिकार हो, जो 18 साल का, चाहे किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, जेंडर का व्यक्ति हो, तो उसको वोट का अधिकार दिया जाता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। भारतीयों ने भी ये कहा था जब हम फ्री होंगे तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, चुनी हुई गवर्नमेंट होगी, हर किसी को इक्वल व्यवहार किया जाएगा और हर कोई गवर्नमेंट बनाने में भागीदार होगा, जैसे हम वोट डालकर गवर्नमेंट बनाते हैं। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would set up in India and the rules that would determine its function। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होगी जो रूल के अनुसार काम करेगी। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा संविधान बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे लौह पुरुष माने जाते थे जिन्होंने भारत को, बिखरे हुए भारत को एक कर दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर हैं और यहाँ डिस्कशन होता था।
बहुत सोच विचार का हमने अपना संविधान बनाया है। दिस वॉज डन बाई वन पर्सन। ये जो हमारा संविधान फिर एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। हमारा संविधान 300 से भी ऊपर बंदे थे। शुरू में तो 389 थे, बाद में ये 299 रह गए थे, क्योंकि आधे लोग जो हैं, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, और अंत में 284 ने इस पे संविधान पे हस्ताक्षर किए थे लास्ट दिन, क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, कुछ ने रिज़ाइन दे दिया था, कुछ ने साइन करने से मना कर दिया था। तो इस तरह से तो ये किसी एक ग्रुप ने नहीं बनाया, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया संविधान। वो पॉपुलर लीडर जो भारत के सबसे पॉपुलर नेता थे, लोग उन्हें बहुत चाहते थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर आए थे। मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी। 1946 में बनी, दिसंबर 1946 में इसका गठन हुआ और इसने काम करना शुरू किया। बहुत ही प्रोमिनेंट नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, ऐसे लोगों ने हमारा संविधान बनाया। मतलब यहाँ सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस टाइम भारत के जिन्होंने संविधान बनाया है। ये अंबेडकर जी हैं, PhD थे ये कानून में, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। जो बहुत दलित जाति से आते थे, और इनकी स्टोरी आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी कि कैसे इनको जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा था, और ज़्यादातर जो है वो दलितों के हित के लिए काम करना चाहते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के निर्माता ये माने जाते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था संविधान बनाने में। Dr. Bhimrao Ambedkar that his participation in the Constitution Assembly helped the scheduled caste get some safeguard in the draft constitution। और SCs को जो बहुत सारे रिजर्वेशन मिली हुई है सीट में, स्कूलों में, ये उन्हीं की वजह से है। But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the head of the कास्ट हिंदू ऑफिसर। लेकिन इसके बावजूद भी भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान में भी दे दें आपको, जो शेड्यूल कास्ट है उनको अधिकार भी दे दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो ये कानून लागू करने हैं वो तो ऑफिसर तो हिंदू हैं। इसलिए उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट को कि आप पढ़ लिख कर के गवर्नमेंट जॉब में को ज्वाइन कीजिए और अपने कानून लागू कीजिए। These member of Constitution Assembly के ये मेंबर had a huge task before them। उनके सामने एक बड़ा काम था, क्योंकि हमें संविधान बनाना था। 56 देशों के संविधान की कॉपियां भारत में लाई गई। BN राव थे कई IAS ऑफिसर, वो लेके आए, ड्राफ्ट बना के दिया। उस ड्राफ्ट पे चर्चा हुई और बहुत लंबे वाद विवाद के बाद हमने अपना संविधान बड़ा सोच समझ कर बनाया, और ऐसा संविधान बनाया जो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स, कल्चर के लोगों के लिए था। When the Constitution was being written, जब लिखा गया संविधान भारत का, इंडिया was going through considerable turmoil। लेकिन उस टाइम भारत बहुत मुसीबत से जूझ रहा था। क्यों? भारत आज़ाद हुआ था उसी टाइम, और उसी टाइम भारत में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल रॉयट्स। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे थे, पाकिस्तान बन रहा था, वहाँ से हिंदू आ रहे थे, यहाँ से मुस्लिम जा रहे थे, और मारकाट मची हुई थी, पार्टीशन हो गया था भारत का। तो दोबारा ये घटनाएं ना हो, दोबारा हिंदू मुस्लिम के दंगे ना हो, इस वजह से हमने ऐसी कोशिश की संविधान में कि जो धर्म है वो किसी एक विशेष धर्म को महत्व ना दिया जाए, सब धर्मों को समान माना जाए। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely state remained undecided about their future। देखो कुछ भारी भारी सी बातें आ गई हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मान लो भारत है,
इसका कुछ हिस्सा इधर वाला पाकिस्तान चला गया और इधर जो बंगाल वाला अभी जो बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान बना था कभी। ये हिस्सा भी, ये इधर वेस्ट पाकिस्तान बन गया, इधर ईस्ट, 2 हिस्से तो ये हो गए भारत के। फिर जो भारत में जैसे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे राजा राज करते थे, अंग्रेज उन पर अधिकार नहीं रखते थे। यहाँ भी राजा राज थे, एक हैदराबाद की स्टेट थी, एक जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। उनके लिए बोला गया भारत का जिस एक्ट के द्वारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस कानून के में लिखा गया कि जो राजा थे या तो वो भारत में शामिल हो जाएं, वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो आज़ाद रहें। और उस टाइम राजाओं की संख्या थी 565। अगर मान लो ये 565 टुकड़े भारत में शामिल नहीं होते तो क्या होता, भारत तो टुकड़े टुकड़े बन जाता। आज भारत में आप एक बस में बैठकर बिना वीजा पासपोर्ट घूम सकते हो, लेकिन अगर ये राजे भारत में शामिल ना होते तो हमें बहुत सारे देशों का वीज़ा भारत में ही लेना पड़ता। और ये काम किया हमारे जो उस टाइम हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और गृह मंत्री भी थे, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजराती थे। इनके नाम पे एक बड़ा स्टैचू है बुद्धा, उस पे नर्मदा नदी पे बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही उन राजाओं को धमका के, पुचकार के, पेंशन का लालच दे के, मिलिट्री अटैक करवा के भारत में वो राज्य शामिल किए और भारत को एक किया, एक कंट्री बनाया। नहीं तो भारत बहुत सारे टुकड़ों में होता। तो प्रिंसली स्टेट जो राजा थे, अब भी राज कर रहे थे, जो 1857 की क्रांति के दौरान जो अंग्रेजी राज्य में नहीं मिले थे, क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम अब किसी भी राजा को अपने में शामिल नहीं करेंगे। रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, उनका फ्यूचर अभी डिसाइड ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि तुमने। अब एक तो उनके साथ समस्या पता क्या थी, राजा हिंदू थे, वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में, ये भारत में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि राजा की पदवी खोते ही वो आम इंसान बन जाते ना, तो आप जैसे हमारे जैसे। अब राजा क्यों आम इंसान बनना शुरू हुआ, क्यों अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना राज्य खोने लगा, ठाट बाट महल थोड़े नहीं छोड़ सकता था, तो इसलिए इनडिसाइडेड था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द, और फिर पता क्या हुआ, उनको प्रीवी पर्सेस दिए गए कि चलो आपको हम जितनी बड़ी जायदाद है आपकी उसके अनुसार आपको पैसे देंगे, कुछ पेंशन मंथली उनको प्रीवी पर्सेस दिए जाएंगे, जो इंदिरा गांधी ने फिर ख़त्म भी कर दिए। अब वो जो राजा महाराजा वो आम लोग ही हैं हमारी तरह से। फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मासेज ऑफ द पीपल अपील डिसमाइल, ऑल दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और दूसरी बात, हमारे देश में डिफरेंसेस बहुत थे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग थे, तो नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके सामने ये चैलेंज था कि हमने ऐसा संविधान बनाना है जिससे सारी समस्याएं मिट भी जाएं और दोबारा से भी पैदा ना हो, दोबारा से हिंदू मुस्लिम के दंगे ना हो, दोबारा से ये कास्ट सिस्टम ना हो जिसमें छोटी जातियाँ बड़ी जातियाँ हैं, ये राजे जो हैं वो भारत में शामिल हो जाएं। दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव हिज कंट्री ए विजनरी डॉक्यूमेंट, और उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट भारत के लोगों को दिया जो भारत में हर किसी की रिस्पेक्ट रखता हो, जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता हो, मतलब भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं तो कोई बात नहीं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जिससे देश की एकता भी बनी रहे। कोई ये ना समझे कि मैं बंगाली हूँ और मैं भारत से बड़ा हूँ, या ये उनको महसूस हो कि मेरी तो बंगाली जो कल्चर है वो भारत में अगर मैं शामिल हूँ तो वो गुम ही हो जाएगी, खो ही जाएगी। मैं भारतीय बना रहूँगा और साथ साथ में बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, द्रविड़ भी बना रहूँगा, हिंदी अंग्रेजी बोलूँगा, लेकिन साथ में हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी भी बोलूँगा। ये सब हमारे देश के संविधान में प्रोविजन किए गए। Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reforms, representation that the author of these document are grappling. और अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश के की फीचर कौन है, क्या क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है। भारत एक वास्ट कंट्री है भाई, बहुत बड़ा देश है भारत, बहुत क्षेत्रों में फैला हुआ है और भिन्न भिन्न तरह के लोग यहाँ रहते हैं।
और उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ, इसमें तो आएगा भी नहीं। ये आपका ईस्ट है, ये साउथ है, और ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है। इतने बड़े देश का शासन संभालने के लिए हमने एक गवर्नमेंट नहीं, कई गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। तो पूरे देश के लिए तो एक यूनियन गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी है। जो मोदी सरकार है ना, भारत सरकार, वो क्या है, वो यूनियन गवर्नमेंट है जो बड़े बड़े मसले संभालती है देश के। उसके नीचे छोटे छोटे राज्यों में 28 राज्य हमारे देश में, और यूनियन टेरिटरी है 9। नई संविधान में परिवर्तन हो गया है ना, कश्मीर को राज्य का दर्जा छोड़ दिया है और अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो एक है, जैसे कश्मीर की सरकार थी, एक पंजाब, एक हिमाचल, एक हरियाणा की गवर्नमेंट है, एक राजस्थान की गवर्नमेंट है, इधर यूपी गवर्नमेंट है। तो 28 राज्यों की गवर्नमेंट भी है। तो जहाँ जिस देश में पावर राज्यों और एक यूनियन गवर्नमेंट में बटी होती है, एक तरफ एक यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, फेडरलिज्म कहते हैं। और तीसरी तरह की सरकार भी हमने बनाई है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और जिसे आप देखते हो अपने एरिया में विलेज पंचायत होती हैं, ब्लॉक समिति होती हैं, और उसके ऊपर जिला परिषद होती हैं। आपकी कोई न कोई भाई भतीजा या चाचा ताया आपके इनमें मिलेगा, कोई सरपंच मिलेगा, कोई पंच मिलेगा, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर मिलेगा, होते हैं ना ऐसे। और ये पंचायती राज तो आप 6ठी क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ संघ में शक्तियाँ बटी हुई हैं, शक्तियाँ किसी एक सरकार में नहीं, क्योंकि इतने बड़े देश का प्रशासन संभालने के लिए हमने फेडरलिज्म, संघवाद को अपनाया है। संघ है हमारा देश, बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है। इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और ये कहाँ लिखा हुआ है, संविधान के पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद जो है, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़, भारत में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स हैं। इसकी कैपिटल दिल्ली है, और इस दिल्ली कैपिटल के साथ ही जो राज्यों की जो सरकारें हैं वो हैं। हमने क्या किया है, संविधान में 3 लिस्टें बना दी हैं, 3 लिस्ट। कुछ नहीं है ये कामों की लिस्ट है। और इन कामों की लिस्ट में ये कहा गया भाई 98 सब्जेक्ट है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट आप संभालिए, उन पर आप ही कानून बनाइए। जो 67 विषय हैं उन पर स्टेट जो हैं वो कानून बनाएंगी। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मुझे ये बताओ, रेल की टिकट पे क्या लिखा हुआ है, हरियाणा रेल लिखा हो या भारत रेल लिखा हुआ? इंडियन रेलवे लिखा होता है। हरियाणा पुलिस होती है, हरियाणा फौज होती है। भारत तो फौज होती है, इंडियन आर्मी, और हरियाणा की पुलिस होती है। तो इससे ये समझ लो कि जहाँ इंडिया लिखा होता है वहाँ तो इंडिया की गवर्नमेंट काम करती है, जो बड़ी सरकार होती है, यूनियन गवर्नमेंट ऊपर सबसे ऊपर होती है। और जो नीचे की सरकारें होती हैं वो राज्यों की सरकारें होती हैं, जो उनसे कम महत्वपूर्ण मामले संभालती हैं। तो इस तरह से लिस्ट है, और लिस्ट के अनुसार उनके काम बांटे गए हैं, और काम के अनुसार ही वो अपने जो भी संविधान ने उन्हें काम दे रखे हैं उनके अनुसार वो काम करते हैं। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये एजेंट नहीं है कि जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी, फेडरल माने यूनियन गवर्नमेंट, जो ऊपर वाली गवर्नमेंट है उसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी, कि वो वही करेंगी जो यूनियन गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर देगी। नहीं, उन्हें ऑर्डर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनके काम दिए गए हैं ना सारे। वो क्यों ऑर्डर मानेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका, क्योंकि संविधान ने उसे 67 विषय दिए हैं, वो उन पर काम करेगी। ठीक है। जो अगली विशेषता ये समझ में आ गया ना, फेडरलिज्म क्या होती है, कि हमारे यहाँ एक सरकार नहीं बल्कि 2-2 सरकारें काम करती है, और तीसरे लेवल पे पंचायती राज भी काम करती हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हमने ये संविधान, ये जो सिद्धांत लिया है ये ब्रिटेन से लिया गया। वहाँ पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है। 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं। अगर आपने मुझे ये बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है?
डोनाल्ड क्या है, ट्रम्प क्या है, ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट है ना, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट वहाँ ताकतवर है, राष्ट्रपति। क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति ताकतवर है? नो, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ताकतवर है। प्रधानमंत्री मोदी है ना हमारे यहाँ। क्या कभी हम इतना नाम जो है वो राष्ट्रपति का सुनते हैं, रामनाथ कोविंद जी का? नहीं, उनको तो बस थोड़े बहुत काम है, उनके तो सारे काम मोदी जी करते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे देश में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्ट्रियल। और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैसे चुने जाते हैं ये मैं बताती हूँ। प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है? आपका एक है पार्लियामेंट, संसद जिसे बोलते हैं, उसके 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें 543 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शनों में क्या होती है, मुझे बताओ क्या होता है इलेक्शन में? पार्टियां भाग लेती हैं, पार्टियों के लोग खड़े होते हैं, और जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो क्या होता है, वो जीत जाता है। और इस तरह से पार्टियां, मान लो बीजेपी अब संसद सत्ता में है, तो उसे क्या मिला है, लोकसभा में बहुमत मिला है, मेजोरिटी मिली है उसे। मेजोरिटी का मतलब होता है कि लोकसभा की 543 सीटों में से उसका आधे से एक अधिक सीटें मिल जाती हैं, वो सरकार गवर्नमेंट बनती है, उसी का प्रधानमंत्री बनता है फिर, और उसी का क्या बनते हैं, उसी के मंत्री बनते हैं। तो वर्तमान में बीजेपी ने लोकसभा में 543 में 303 सीटें जीती हैं, तो अब उनकी गवर्नमेंट है, उसी का प्रधानमंत्री है, उसी के अन्य मंत्री हैं। ऐसी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहते हैं, जो पार्लियामेंट में से चुनी जाती है। अमेरिका में इस तरह से राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता, अमेरिका में तो अलग से ही राष्ट्रपति चुनता है। और इसके लिए आपको पता है इलेक्शन होते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं। आप तो गए होंगे अपने माता पिता के साथ इलेक्शन बूथ पे, 2019 में हुए थे इलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में बैठते हैं, और संसद में बहस होती है। अगर कोई गलत काम करते हैं तो जो दूसरी पार्टियां हैं, जो बेचारी अब सत्ता में तो नहीं आई लेकिन उनकी आलोचना करते हैं, जैसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।